हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जो 17 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 17 क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और दोस्तों, आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इसका आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा, यानी कि जो मुगल सम्राट था उस समय जिसका शासन चल रहा था भारत में, तो वही बातें कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, तो ऑप्शन है सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान और अलवर्दी खान या शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात कही जा रही है मुर्शिद कुली खान की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुर्शिद कुली खान जो कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से और समझने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मुगल सम्राट जो कि फारुखसियार के द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्ति किया गया। ठीक है, देख सकते हैं। और मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसके दामाद देख सकते हैं कि शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालिक मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि अतः मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल के अगर अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, यानी कि ब्रिटिशों के भारत में आने के लिए एक जो कि उनको रास्ता मिल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई है, प्लासी का युद्ध है, मैसूर की तीसरी लड़ाई है, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर प्लासी के युद्ध की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि यह पहला युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ, देख सकते हैं। ठीक है, और प्लासी के युद्ध की बात करें दोस्तों, 23 जून जो कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन आपको याद रखना। ठीक है, डेट के साथ आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पर क्या कर दिया, पराजित कर दिया। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि नवाब की सेना तीन राजद्रोहियों देख सकते हैं कि मीर जाफर था, यार तलीफ था और राय दुर्लभ ने सेना की एक क्या नायकत्व की थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया था। यहाँ से देख सकते हैं नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी ने नेता मीर मदन तथा मोहन लाल भी थे। ठीक है, यानी कि एक और भी एक मतलब की टुकड़ी था जिसमें कि मीर मदन और मोहन लाल भी थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, यहाँ आगे देख सकते हैं कि सहसा एक गोली से रणनीति में ही मदन को यहाँ पर मारा गया। ठीक है, और नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रण के दौरान में मीर जाफर ने उसे पीछा हटने को कहा। ठीक है, तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना के नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध से चले जाना चाहिए। ठीक है, यानी ये बातें किसको कह रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला को इस बात को कहा जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर और आगे लिखा गया। ठीक है, कि सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और यही उसकी हार के कारण बन गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए, देख सकते हैं। ठीक है, और इसने कृषि उत्पादन दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी और 3 राज्य जैसे देख सकते हैं कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, कि यहाँ के राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए एक पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। ठीक है, तो कौन सी युद्ध से, प्लासी के युद्ध से। दोस्तों, और देख सकते हैं इसमें और क्या लिखी गई है, देख सकते हैं
कि दोस्तों इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तो डाली और इससे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। कौन सा? प्लासी युद्ध की बातें कही जा रही दोस्तों। जबकि सर्वाधिक निर्णायक अगर युद्ध की बात करें हम देख सकते हैं कि बक्सर का जो युद्ध है 1764 हुआ था और जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। दोस्तों यहाँ दो चीज़ बातें को याद रखना है। एक तो बात आपको ये लिखा गया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के आप देख सकते हैं कि ईस्ट कंपनी का जो पहली निर्णायक सफलता माना जाता है प्लासी के युद्ध को। लेकिन अगर देखा जाए तो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध की बात करें हम तो बक्सर का युद्ध से होता है, ठीक है, जो कि 1764 में हुआ था, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश जो कि प्रभुत्व स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो देख सकते हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट्स क्लाइड और लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि भारतवर्ष में, ठीक है, तो भारतवर्ष की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम रॉबर्ट क्लाइड की बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइड ने ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक को यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की बात करें हम तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइड को माना जाता है और जिसने कि देख सकते हैं कि प्लासी के युद्ध जो कि 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रेरित करके भारत में पहली बार जो कि ब्रिटिश प्रभुत्व को नींव को रखी थी, ठीक है। कौन? तो आप देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइड की बातें कही जा रही, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है अल बुकर है, रॉबर्ट क्लाइड है, फ्रांसिस डुप्ले हैं या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं किसे? तो रॉबर्ट क्लाइड को कहा गया, ठीक है। स्वर्ग के उत्पन्न देवता या सेना नायक तो इसी के बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से बताया गया है कि रॉबर्ट क्लाइड एक सैनिक के रूप में जन नेता था, ठीक है। और विलियम पिट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक यानी कि था, ठीक है, यानी कि ए हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट क्लाइड के बारे में कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि प्लासी के युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बिहार है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे क्योंकि प्लासी के युद्ध के बारे में मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छा से डिस्कशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि प्लासी के युद्ध का मैदान की बात करें कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है, कि प्लासी की बात करें तो वर्तमान नाम देखा जाए तो प्लासी है और युद्ध के मैदान की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य के नदियाँ जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बक्सर की जब लड़ाई हुआ था तो उस समय बंगाल के नवाब कौन था। तो ऑप्शन में सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, मीर जाफर था या फिर नजमुद्दौला था। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बक्सर की जब लड़ाई हुआ था तो उस समय बात करें हम तो बंगाल के जो नवाब था मीर उस समय जाफर को बनाया गया था, ठीक है। तो आपको पता है कि मीर जाफर एक बलि का बकरा बना हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया, ठीक है, कि बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल के नवाब कौन था, तो मीर जाफर था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ठीक है। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है फारूक सियार था, शाह आलम प्रथम था, शाह आलम द्वितीय था या फिर शुजा उदौला था। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर हम शाह आलम द्वितीय की बात करें हम तो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जब ये जो बक्सर की लड़ाई जब हुआ उस समय तो इनकी काफ़ी ज़्यादा जो पराजित हुई और इसी समय क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय
जो कि एक ऐसा शासक था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी को यहाँ पर दे दिया था, ठीक है, और पूरी तरीक़ा से समर्पित कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और हम लोग देखने के प्रयास करेंगे डिस्कशन के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करें तो 16 अगस्त जो कि 1765 के अनुसार अगर देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, उसको अपने हिरासत में ले लिया और उसे इलाहाबाद में रखा गया, ठीक है। किसको? शाह आलम द्वितीय की बातें हो रही हैं। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिया और शाह आलम द्वितीय को यहाँ पर मिले, ठीक है दोस्तों। इसी में आगे बताया गया है, ठीक है, देख सकते हैं कि 12 अगस्त 1765 की बात करें, हम देख सकते हैं कि 12 अगस्त 1765 की अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देख सकते हैं, ठीक है, कि दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। किसे? यहाँ पर ब्रिटिशों को यहाँ पर मिल गया, ठीक है, अंग्रेजों को पूरी तरीक़ा से। दोस्तों इसमें आगे लिखा गया कि इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बंगाल के गवर्नर था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे और लिखा गया है कि शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन देख सकते हैं कि आपदाओं से ग्रस्त रहा और उसे 1788 में अंधा कर दिया गया था, ठीक है। किसको? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और देख सकते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 अन्य उत्तराधिकारी देख सकते हैं कि अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए और आगे ये कुछ भी नहीं कर सके, ठीक है। और यहीं पर मुगलों का पूरा तरीका से समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बातें कही जा रही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? देख सकते हैं कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक वही बातें कही जाए जो ऊपर हमने डिस्कशन की, बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो बंगाल के नवाब ने, इंग्लैंड के शासक ने, या फिर मुगल सम्राट ने, या फिर अफगान के राजा ने, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जस्ट अभी शाह आलम द्वितीय की बातें हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दे दी है, ठीक है, 1765 में जो इलाहाबाद की यहाँ पर संधि हुआ था उसी में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड वेल्लेस्ली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव उस समय था जब कहाँ के? तो बंगाल, उस समय वहाँ के जो गवर्नर था यही था, ठीक है। तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इसे सौंप दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑप्शन है 12 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 21 अगस्त 1765 को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो 12 अगस्त 1765 के जो इलाहाबाद का संधि हुआ था उसी में क्या कर दिया गया, यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी था उसे किसे दे दिया गया? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दे दिया गया तो वही बातें कही जा रही हैं कि मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान को, राय दुर्लभ को, सिताब राय को, या फिर सैयद गुलाम हुसैन को। तो आप इसके आंसर मुझे बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें कही जा रही देख सकते हैं कि मोहम्मद रजा खान को आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद का संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान इसे बना दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ डिस्कशन के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, ठीक है, कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े जो कि सम्राट शाह आलम द्वितीय
वो देख सकते हैं कि अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, जो पहले में पढ़ चुके हैं, और उसे इलाहाबाद में रखा गया। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय जो कि संधि के प्रावधान के द्वारा कंपनी देख सकते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो कि अस्थायी रूप से किसी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और उस समय नज्म उद्दौला जो बंगाल के नवाब को स्वीकार किया, और जिसके बदले में नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और सारी बातें कही जा रही है। ठीक है, कि इस समय कंपनी का सीधे अगर देखा जाए तो टैक्स की बात करें हम, तो संग्रह करने का जो भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उससे अपने पास ऐसी क्षमता थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान दे सकते हैं, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए उसमें सीताब राय को नियुक्ति कर दिया गया था। ठीक है, तो यही लोग टैक्स कलेक्शन करके दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि मोहम्मद रजा खान और उप नजीम के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और इस प्रकार से समस्त दीवानी तथा निजामत के कार्य भारतीयों के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ही, ठीक है, कि चलता था। ठीक है, तो और यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था, यानी कंपनी तो इसका था ही मेन चीज़, लेकिन उसके जो भी टैक्स वसूला करते थे तो वो यहाँ के ही जो लोग थे उन्हें जो टैक्स वसूल करके उनको देते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि 18वें शतक में देख सकते हैं कि भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से आप सही एक कालक्रम के अनुसार बताना। ठीक है, जो कि 18वें जो कि शतक में जो भी युद्ध लड़े गए थे, तो देख सकते हैं बॉडीगर्स का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, अंबर का युद्ध है और प्लासी का युद्ध है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो सबसे पहले अंबर का युद्ध होता है, उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बॉडीगर्स का युद्ध होता है और लास्ट में 1765 में बात करें हम तो बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा और हम की पॉइंट के माध्यम से एक एक करके पढ़ने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम अंबर के युद्ध करें हम तो देख सकते हैं अंबर के युद्ध की बात करें तो अगस्त 1749 में देख सकते हैं कि मुजफ्फर जंग जो कि चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों के संयुक्त सेनाओं के जो कि बेलूर के समीप में अंबर के नामक स्थान कर्नाटक के नवाब जो कि अनरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी गई और मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। ठीक है, इस ध्यान रखना है। और इस उपलक्ष्य में उसने अपनी हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों में गवर्नर नियुक्ति कर दिया। ठीक है, और उत्तरी सरकार जो कि उड़ीसा के क्षेत्र बोला जा रहा है कुछ जिले में फ्रांसीसियों को दे दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसकी और बातें कही जा रही है कि इसके अतिरिक्त बात की तो मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी जो कि बस्ती के नेतृत्व में हैदराबाद को तैनात यहाँ पर कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अंबर के युद्ध को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लासी युद्ध की बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं कि 23 जून 1757 की बातें हो रही। ठीक है, जो अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ। ठीक है, और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरी बंगाल पर यहाँ पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, और क्लाइड ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब यहाँ पर बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना की जमींदारी से पुरस्कृत किया। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी गई। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दोस्तों और देख सकते हैं बॉडीगर्स के युद्ध के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए बॉडीगर्स के युद्ध की बात करें दोस्तों, जनवरी जो कि 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में जो हुआ था और फ्रांसीसी यहाँ पर पराजित हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उस समय कौन करता, एयरकुट था, जबकि फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व कौन था, कॉर्डे लाली यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या रखना है। दोस्तों यहाँ पर बक्सर के युद्ध की बात करें देख सकते हैं कि मीर कासिम तथा अवध के नवाब की बात करें हम तो शुजाउद्दीन और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना कौन था, एक त्रिगुट सेना था। ठीक है, मीर कासिम था, अवध के नवाब शुजाउद्दीन था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेजी विजय रहे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय को मुहर लगा दिया। ठीक है, जो भी बचा खुचा था प्लासी के युद्ध में उसको बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने इसको पूरा कर दिया। ठीक है, और पूरी तरीक़े से कब्जा कर लिया। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम सब 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बॉडीगर्स के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, जस्ट अभी ऊपर हम लोग डिस्कशन करके आ रहे हैं। तो काउंट लाली था, फ्रांसिस मार्टिन था, डुप्ले था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उस समय अगर फ्रांसीसी सेनापति का नाम अगर देखा जाए तो काउंट लाली था। ठीक है,
जो 1760 में बोर्डिगस युद्ध में पराजित यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बोर्डिगस की युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं इसमें क्या हुआ था। तो फ्रेंच ने ब्रिटिशों को हराया था, या ब्रिटिश ने डच को हराया था, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, या डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो अभी जस्ट ऊपर में अच्छे से हम सब पढ़ के भी आ रहे हैं बोर्डिगस की युद्ध के बारे में, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ब्रिटिशों ने जो फ्रांसीसियों को यहाँ पर हराया था। ठीक है, 1760 में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उसी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1760 में जो कि बोर्डिगस का युद्ध है अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांसीसियों के द्वारा, मैसूर के द्वारा, मैसूर के खिलाफ, स्पेन के खिलाफ, कर्नाटक के खिलाफ, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर फ्रांसीसी की बात करें हम, तो फ्रांसीसियों के द्वारा 1760 में जो कि प्रसिद्ध बोर्डिगस का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा इसके खिलाफ में लड़ा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित है। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। बक्सर का युद्ध जो कि मीर जाफर के विरुद्ध और क्लाइड था। ठीक है, और बोर्डिगस के युद्ध की बात करें फ्रांसीसी के विरुद्ध जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और चिलियावाला का युद्ध देख सकते हैं कि डलहौजी के विरुद्ध जो कि मराठे लड़े थे, या फिर खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी थी। तो आप इसका सही बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम बी ऑप्शन देख सकते हैं कि बोर्डिगस का जो युद्ध हुआ था, आपको मैं ऊपर भी आप देखते आ रहे हैं कि फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसको हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा और इसको डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बक्सर के युद्ध की बात करें हम, तो 22 अक्टूबर जो कि 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य में यहाँ पर हुआ था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। बोर्डिगस के युद्ध की बात करें दोस्तों, 22 जनवरी 1760 में जो कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था, और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे, और यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि चिलियावाला का युद्ध की बात करें 13 जनवरी जो कि 1849 को लड़ा गया, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गल्फ ने किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें और बातें कही गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सिख सेना जो कि शेर सिंह और के नेतृत्व में लड़ी गई थी, और यह युद्ध अनिर्णय समाप्त हुआ, और इस युद्ध के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है। दोस्तों खुर्दा के युद्ध की बात करें तो 1795 में निजाम के विरुद्ध में मराठों के द्वारा इसे लड़ा गया था, जिसमें कि निजाम की यहाँ पर हार हुई थी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने बहुत सारे आपको अच्छे से डिस्कशन करके बताया हूँ, आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है मराठा है, राजपूत है, मुगल हैं, या फिर सिख है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मराठों की बात करें तो मराठों ने भारत में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको देख सकते हैं कि मैं आपको जो कि 17 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता दिया, और 17 क्वेश्चन से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कशन में भी जो बताया हूँ वो भी आपको एक तरह से क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आप उस डिस्कशन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आप बार बार इसको रिवीजन करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।